जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप क्लास 10th हिस्ट्री लेसन 2 समाजवाद एवं साम्यवाद से संबंधित जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन एवं लघु उत्तरीय क्वेश्चन बचे थे उसको ही इस वीडियो में कवर किया गया है। आशा है कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी। आप बस वीडियो को बिल्कुल ही स्किप मत कीजिएगा, आप शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको यह वीडियो हेल्पफुल 100% लगने वाली है। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। आपका पहला क्वेश्चन कहा गया है, यहाँ पे ध्यान देंगे। अब क्वेश्चन आंसर पे आ गए हैं। इसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को ही कवर किया गया है, ये ध्यान रहे दोस्त। और यदि आप इससे संबंधित पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्त। तो इसमें हम लघु उत्तरीय को ही कवर किए हैं और दीर्घ उत्तरीय को उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन को यानी कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बने हैं ये मिलान करने वाला और अति लघु उत्तरीय उसको कवर किए हैं, तो उसे भी देख सकते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। तो चलिए इसके कारण देख लेते हैं। आपका आंसर शीट सामने है, लिखिए। पहला कारण लिखिएगा, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन रूस में एक राजनीतिक संरचना स्थापित की थी। गलत सलाहकारों के कारण जार की स्वेच्छाचारिता बढ़ती चली गई और जनता की स्थिति बाद में और भी बदतर होती गई। ठीक है, जिसके कारण रूस में क्रांति शुरू हो गया। दूसरा कारण आप लिखेंगे, कृषकों की दयनीय स्थिति। कृषकों के पास पूंजी का अभाव हो गया तथा करों के बोझ से वे दबते चले गए। ऐसे ही कृषकों ने क्रांति के सिवाय और कुछ नहीं देखा और रूस में क्रांति शुरू हो गई। ठीक है दोस्त। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका 2 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, रूसीकरण यानी रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी। जहाँ तक कहें हम कि पहले प्रश्न से ही आप इसका आंसर समझ सकते हैं, वैसे इसका आंसर आप लिखेंगे, सोवियत रूस विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश था जहाँ मुख्यतः स्लाव जाति के लोग रहते थे। इनके अतिरिक्त फिन, पोल, जर्मन, यहूदी आदि अन्य जातियों के लोग भी थे। भिन्न भिन्न भाषा बोलते तथा इसका रस्म रिवाज यानी रीति रिवाज भिन्न भिन्न था, परंतु रूस के अल्पसंख्यक जार निकोलस द्वितीय द्वारा जारी की गई रूसीकरण की नीति से परेशान थे। वहाँ की आम जनता इसके अनुसार देश के सभी लोग पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति को लादने का प्रयास किया गया, जिससे अल्पसंख्यकों में हलचल मच गई और 1868 ईस्वी में इस नीति के विरुद्ध पोलों के विद्रोह शुरू कर दिया। निर्दयतापूर्वक उसका दमन भी किया गया। इससे रूसी राजतंत्र के प्रति उनका आक्रोश बढ़ गया और इस तरह से करते करते रूसी क्रांति का लहर पूरे रूस में फैल गई। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आज का आपका 3 नंबर प्रश्न में कहा गया है, रूसी क्रांति के प्रभावों की विवेचना करें। ठीक है दोस्त। तो इसके प्रभाव को हम देख लेते हैं। उत्तर आपका 3 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, समाजवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। कैसे? कार्ल मार्क्स ने एंग्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में एक समाजवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। इसमें आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया। इसे पूंजीवादी का विरोध कर वर्गहीन समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है दोस्त। 4 नंबर प्रश्न पे आते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था। कैसे? लिखिए आंसर दोस्त। लेनिन एक कुशल सामाजिक चिंतक एवं
व्यवहारिक राजनीतिक था। उसने यह स्पष्ट देखा कि तत्काल प्रभाव से पूरी तरह समाजवादी व्यवस्था लागू करना या एक साथ पूंजीवाद से टकराना संभव नहीं है। अतः उसने एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की जिसमें मार्क्सवादी मूल्यों को भी तरजीह दिया गया, यानी कि उसको भी ध्यान दिया गया, ठीक है, ताकि पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के बीच संतुलन बनाया जा सके। ठीक है दोस्त, आपका ये 4 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया। यहाँ पे आप जो है मूल्यों को भी तरजीह दिया गया, यहाँ पे उसे भी ध्यान से दिया गया, ये मिला करके लिखेंगे आप। अब आपका 5 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे? आंसर शीट देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण बना, क्योंकि युद्ध के समय यानी युद्ध के मध्य जार द्वारा सेनापति का कमान अपने हाथों में ले लेने के कारण जरीना और उसके तथाकथित गुरु समपुटिन यानी कि जो पादरी थे जैसे निकृष्टतम व्यक्ति को षड्यंत्र करने का मौका मिल गया, जिसके कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी गिर गई और इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय का मार्ग प्रशस्त हो गया। चलिए अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आ गए हैं, जो कि आपका पहला प्रश्न में पूछा गया है, रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। चलिए दोस्त, आंसर शीट लिखेंगे। रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण, जार की निरंकुशता। जार निकोलस जिसके शासनकाल में क्रांति हुई वह दैवीय अधिकारों में विश्वास करता था, उसे आम लोगों की कोई चिंता नहीं थी। इसके द्वारा नियुक्त अफसरशाही व्यवस्था अस्थिर, जड़ और अकुशल थी, अतः जनता की स्थिति बद से बदतर होती गई यानी बिगड़ती गई। दूसरा कारण लिखेंगे, कृषकों की दयनीय स्थिति। अब इसमें आप पैराग्राफ कर करके एक एक करके लिखेंगे। कृषकों के पास पूंजी का अभाव था तथा वे करों के बोझ से दबे हुए थे। ऐसे में उनके पास क्रांति के सिवाय और कोई चारा नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट पैराग्राफ करके लिखेंगे। मजदूरों की दयनीय स्थिति लिखेंगे। मजदूरों को अधिक काम के बदले कम मजदूरी मिलता था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें कोई राजनीति अधिकार प्राप्त नहीं थे, वे अपने मांग के समर्थन में हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। अगला कारण लिखेंगे, औद्योगिक की समस्या। रूस में राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था। यहाँ औद्योगिकरण के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भर थी। विदेशी पूंजीपति आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे, अतः चारों ओर असंतोष फैलता चला गया। इसके अलावा और भी कई कारण हैं, आप चाहें जितना लिख सकते हैं, जैसे कि रूसी क्रांति, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। विदेशी घटनाओं का प्रभाव, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए अब पैराग्राफ चेंज करके आप यहाँ से ज़रूर लिखेंगे लास्ट वाला पॉइंट, मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिजीवियों का योगदान। लियो टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, तुर्गनेव जैसे चिंतक वैचारिक क्रांति को प्रोत्साहन दे रहे थे। रूस के औद्योगिक मजदूरों पर कार्ल मार्क्स के समाजवादी विचारों का पूर्ण प्रभाव था। रूस का पहला समाजवादी प्लेखानोव राजशाही का अंत कर समाजवादी व्यवस्था की स्थापना चाहता था। उसने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की और 1903 ईस्वी में साधन एवं अनुशासन के मुद्दे पर पार्टी के पूर्व पर फूट पड़ गई, यानी जो पार्टी बनाया था उसमें फूट पड़ गई और बहुमत वाला दल बोल्शेविक सर्वहारा क्रांति का पक्षधर था, जबकि मेनशेविक मध्यवर्गीय क्रांति के पक्षधर थे। सन 1901 ईस्वी में सोशलिस्ट यानी कि सोशलिस्ट पार्टी की बात करा जा रहा है यहाँ पे,
रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन हुआ जो किसानों की मांगों को उठाया था। यानी यही क्या करता था, किसानों की मांग को उठाता था। इस प्रकार मार्क्सवादी विचारधाराओं से प्रभावित मजदूर एवं किसानों ने संगठन रूस की क्रांति का एक महान कारण साबित हुआ। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि किस तरह प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय कैसे हो गई। ठीक है दोस्त, लास्ट कारण ये भी है, रूसी सेनाओं की हार को ध्यान में रखते हुए जार ने सेना का कमान अपने हाथ में ले लिया, जिससे उनके खिलाफ षड्यंत्र का मौका मिला और राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी गिर गई। अब आपका दीर्घ उत्तरीय का दूसरा प्रश्न में पूछा गया है, नई आर्थिक नीति क्या है। लेनिन एक कुशल सामाजिक चिंतक तथा व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि तत्काल प्रभाव से समाजवादी व्यवस्था लागू करना या एक साथ सारी पूंजीवादी दुनिया से टकराना संभव नहीं है। इसलिए सन 1921 ईस्वी में उसने एक नई नीति की घोषणा की, जिसे नई आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है, जिसकी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। आप 1-2 करके लिखेंगे। पहली बात है, किसानों ने अनाज ले लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया। यानी कि किसानों ने ये अनाज के बदले कर लगा दिया। बचा हुआ अनाज किसान का था और वह इसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था। दूसरा कारण, यद्यपि यह सिद्धांत कायम रख दिया गया तो जमीन राज्य की है, फिर भी व्यवहार में किसान ही करते थे। यानी उसका यूज कौन करते थे, किसान करते थे। अगला कारण, 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योग को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। यानी कि 20 से कम कर्मचारी जिसमें रहते थे उनको भी व्यक्तिगत अधिकार मिल गया कि वो भी अब उसे अपने मनचाहे तरीके से चला सकते थे। अगला कारण में, उद्योग का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफ़ी छूट दे दी गई। विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। इस प्रकार से नई आर्थिक नीति रूस में जारी हो गया और रूसी क्रांति के कारण रूस में फिर से शांति बहाल हो गया। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। आपका 4 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, यहाँ पे अब 3 नंबर प्रश्न होगा, तो 3 नंबर प्रश्न में आपका है, रूस की क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। चलिए दोस्त, आंसर शीट भरिए। इस क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई तथा इसने अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहन दिया। ठीक है दोस्त, अब इसके प्रभाव है ये 1, 2, 3 नंबर करके ही लिखेंगे, 2 नंबर पॉइंट बना कर लिखेंगे। रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर 2 खेमों में विभाजित हो गया, साम्यवादी विश्व एवं पूंजीवादी विश्व। ठीक है, यहाँ पे क और यहाँ पे दोस्त आप क करके लिखेंगे और यहाँ पे आप ख करके लिखेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर बनेगा आपका एग्ज़ाम के व्यू से। ठीक है दोस्त, इसके पश्चात यूरोप भी 2 भागों में विभाजित हो गया। यहाँ पे आप फिर क और ख करके यहाँ पे लिखेंगे तो आपको अच्छा स्कोर बनेगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पे क और ख करके लिखेंगे। चले नेक्स्ट चलते हैं। पूर्वी एवं पश्चिमी यूरोप धर्म सुधार आंदोलन के पश्चात और साम्यवादी क्रांति से पहले यूरोप में वैचारिक आधार पर इस तरह का विभाजन नहीं देखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बना करके आप लिखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी विश्व तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई और आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमों के बीच सशस्त्रों की होड़ चलती रही। यानी कि कौन कितना हथियार बना ले। ठीक है, रूसी क्रांति के पश्चात आर्थिक आयोजन के रूप में एक नवीन आर्थिक मंडल आया। आगे पूंजीवादी देशों ने भी परिवर्तनिक रूप से
परिवर्तित रूप में इस मॉडल को अपना लिया। ठीक है दोस्त, इस प्रकार स्वयं पूंजीवादी ने चरित्र में भी परिवर्तन आ गया, यानी कि अब जो पूंजीवादी थे उनके चरित्र में भी क्या आ गया, अब बदलाव आ जाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखेंगे ये, इस क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्त को भी प्रोत्साहन किया, यानी कि आप किसी देश में व्यापार करें लेकिन उसे गुलाम नहीं बना सकते हैं, ये नीति दौड़ा, क्योंकि सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार ने एशिया और अफ्रीका के देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक समर्थन प्रदान किया। ठीक है दोस्त, ये आपका इसका आंसर रहा। चलिए अब 4 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। आपका 4 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्त, कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांत का वर्णन करें। दोस्त ये क्वेश्चन लंबा होगा, फिर भी कोशिश करेंगे हम कि छोटे से लिखवाएं। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियल नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। ठीक है दोस्त, कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे जिन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। कार्ल मार्क्स ने बोन बी यानी बी इस विद्यालय का नाम है में विधि यानी कानून की शिक्षा ग्रहण की, परंतु 1836 ईस्वी में वे बर्लिन विश्वविद्यालय, यहाँ पे ये जो है ना ये विश्वविद्यालय, इसका मतलब हुआ विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्त, हाँ यहाँ पे विश्वविद्यालय। आगे आते हैं, चले गए जहाँ उनके जीवन को एक नया मोड़ मिला। मार्क्स हीगल के विचारों से प्रभावित थे। सन 1843 ईस्वी में उन्होंने बचपन की मित्र जेनी से विवाह किया, यानी इन्होंने बचपन से ही, अब समझ सकते हैं, करते थे तो एक दूसरे से जब प्यार वगैरह जो भी है करते थे तो उनसे क्या किया, शादी किया, उन्हीं लड़की से शादी किया। उन्होंने राजनीति एवं सामाजिक इतिहास पर मॉन्टेग्यू तथा रूसो के विचारों का गहन अध्ययन किया। मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगेल्स से हुई, जिसने जीवन भर उनकी गहरी मित्रता बनी रही। एंगेल्स के विचारों एवं रचनाओं से प्रभावित होकर कार्ल मार्क्स ने भी श्रमिकों के कष्टों एवं उनके कार्य की दशाओं पर गहन विचार करना प्रारंभ कर दिया। कार्ल मार्क्स ने एंगेल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। ये कार्ल मार्क्स को ही कहा जाता है। उपयुक्त घोषणा पत्र में मार्क्स ने अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। ठीक है दोस्त, कार्ल मार्क्स विश्व के उन गिने चुने चिंतकों में से एक है जिन्होंने इतिहास की धारा को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों की बाइबिल भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा वीवीआई है दोस्त, समाजवाद की बाइबिल किसे कहा जाता है, ठीक है। या फिर दास कैपिटल एक यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दास कैपिटल और कार्ल मार्क्स की बाइबिल किसे कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, इसे आप वन लाइनर में भी लिख सकते हैं कि दास कैपिटल किसने लिखा, तो कार्ल मार्क्स। तथा समाजवाद की बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को ही कहा जाता है। ठीक है दोस्त, आगे आते हैं। कार्ल मार्क्स के कुछ दिए गए सिद्धांत हैं जो निम्नलिखित है। ये सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा है इतिहास की भौतिकवादी सिद्धांत, और चौथा है मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, और पांचवा है लास्ट राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना का सिद्धांत। ये इन्होंने 5 सिद्धांत दिए हैं। आप इस प्रकार से कार्ल मार्क्स के जीवनी की संपूर्ण इतिहास छोटे से आंसर में समझ पाए होंगे। अब आपका 5 नंबर क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है।
दीर्घोत्तरीय का। और इसके बाद आप फिर नेक्स्ट वीडियो में ही हम मिलेंगे। चलिए, यूटोपियन समाजवादी के विचारों का वर्णन करना है। चलिए दोस्त, यूटोपियन समाजवादी के विचार निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। आप पॉइंट बना बना करके ही लिखेंगे दोस्त। यहाँ पे पहला पॉइंट में आप लिखेंगे, फर्स्ट नंबर पॉइंट में, सेंट साइमन वे प्रथम यूटोपियन समाजवादी एवं फ्रांसीसी विचारक थे, जिसने समाज को निर्धन वर्ग के भौतिक एवं नैतिक उत्थान के लिए कार्य करने और लोगों को एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर काम करने की बात कही। ये बहुत इम्पोर्टेंट है इनकी बातें। उसने घोषणा किया, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य करने के अनुसार आगे। यही समाजवाद का मूलभूत नारा बन गया। ये क्या बन गया? इन्होंने ये जो पॉइंट कहा, प्रत्येक को उनकी क्षमता के अनुसार से कार्य मिले तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार से, यानी जैसा काम करे उसी के अनुसार उसे काम भी दिया जाए। दूसरा विचारधारा है चार्ल्स फॉरिपर का। ठीक है, वह आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था। ठीक है दोस्त, तथा उसका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए। आगे है लई ब्लास फ्रांसीसी यूरोपियन। इनका क्या कहना था, देखिएगा दोस्त। चिंतकों में एकमात्र व्यक्ति जिसने राजनीति में हिस्सा लिया, ये क्या थे? एक चिंतक थे देश के, समाज के। इसका मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। दूसरा, नेक्स्ट, ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट्स क्या कह रहे हैं, इनके बारे में देखिएगा। ये जो भी आपका पॉइंट बनता है, 3 या 4 जो भी बनते हैं, इसको आप भूल जाइएगा मत, आप पॉइंट बना के ही लिखेंगे। ओवन वह अपने महत्वपूर्ण यूटोपियन चिंतक जिसने बताया कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होते हैं, यानी जो संतुष्ट होते हैं श्रमिक वही वास्तविक श्रमिक होते हैं। वो एक जगह, यानी कि एक ही स्थान पे काम करना चाहते हैं, वो बार बार स्थान को बदलना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार आप इतिहास क्लास 10th के दूसरे चैप्टर के पूरे क्वेश्चन को आप कवर कर लिए हैं। यदि आप इसके पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप जा कर के देख सकते हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है दोस्त, चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, यानी तीसरे लेसन के साथ। ठीक है दोस्त, मेरे मेहनत को आप देखते मद्देनज़र रखते हुए, यदि अब तक आप एक लाइक बटन नहीं दबाए हैं तो प्लीज़ एक लाइक बटन दबा दें। और यदि आपको लगे कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।